हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 12 दिसंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करिए। अगर आज आपका एग्जाम था तो अभी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था दैट वाज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लाइक कैपिटलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। सो इजी था, बन गया था क्वेश्चन। और जो डेटा इंटरप्रिटेशन का था वो टेबल बेस्ड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे टफ था, कुछ बता रहे थे मॉडरेट था। तो जब भी टेबल बेस्ड और कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाए जहां पर परसेंटेज वगैरह इन्वॉल्व हो तो वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था एयर पॉल्यूटेंट के ऊपर। तो गाइस एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट क्या क्या होते हैं आप इनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। सो दे आर पार्टिकुलेट मैटर ऑफन रेफर्ड एज पार्टिकल पॉल्यूशन। ग्राउंड लेवल ओजोन, देखो ओजोन दो तरह की होती है, एक होती है O3 ओजोन जो कि आसमान में पाई जाती है, और जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि यूवी रेज होती है सूरज की, उससे बचाती है, तो अच्छी होती है O3 जो आसमान में होती है। मगर अगर वो ग्राउंड लेवल की है ओजोन तो वो हमारे लिए नुकसान पहुंचाती है, इसको अगर हम ब्रीथ कर जाएंगे तो नुकसान पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक एयर पॉल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, लीड हो गया। दीज पॉल्यूटेंट्स कैन हार्म ह्यूमन हेल्थ एंड हार्म द इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से कुछ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होता है, क्रोनोलॉजी था कि शायद ऐसा क्वेश्चन रहा होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्टेब्लिश हुई, कौन सी बाद में हुई। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। ये यूनिवर्सिटीज मेंशन है, DU, JNU, BHU, और शायद कोई और भी यूनिवर्सिटी मेंशन होगी, यहाँ पर चार होनी चाहिए या शायद मे बी तीन ही हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इसका एक्ट 1922 में बना था, और ये जो है 1 मई 1922 में लागू हो गया था, तब की यूनिवर्सिटी बनी हुई है ये। JNU का जो एक्ट है वो बना था 1966 में, और उसके बाद 1969 में ही जो है एग्जिस्टेंस में आई। दिस क्रिएटिव इनोवेटिव यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय द, ये जो BHU थर्ड जो है वो BHU की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जो BHU है वो किसने किसने फाउंड की थी? ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसको फाउंड किया था। 1916 की बात है, विद कॉपरेशन ऑफ ग्रेट पर्सनलिटीज लाइक डॉक्टर एनी बेसेंट। इन्होंने बहुत कॉपरेशन किया था उस टाइम पर। who viewed it as the University of India, and Banaras University was created under the parliamentary legislation BHU Act 1915। तो 1915 की ये हो गई, फिर डी हो गई 1922 की, फिर JNU 1966 की। तो इस तरीके से जो है इनका 1969 की, सॉरी, JNU जो एग्जिस्टेंस जब लागू हुआ, तो इस तरीके से जो है ये यूनिवर्सिटीज रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन था। ये इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन था। तो इसकी टोटल 5 जनरेशन रही हैं। पहली जनरेशन थी 1946 1959, वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते थे। 1959 से 1965 सेकंड जनरेशन, ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। थर्ड जनरेशन में 1965 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे। फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। देन फिफ्थ जनरेशन से अभी जो 1980 से लेकर के अभी AI का जमाना चल रहा है, ULSI का जमाना चल रहा है। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज कमेंट करके जरूर बताएं कि कंप्यूटर के फादर किनको कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था स्टेप्स इन रिसर्च के ऊपर, लिटरेचर रिव्यू स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे कि सर्च फॉर रेलेवेंट लिटरेचर। तो जो भी आप टॉपिक पे स्टडी करने जा रहे हो, सपोज करो अगर मैं कोविड पे रिसर्च करने जा रहा हूँ, COVID-19 पे रिसर्च करना चाहता हूँ मैं, तो ऐसे में मैं देखूंगा कि COVID-19 से रिलेटेड किस किस ने पहले पब्लिकेशन कर रखा है, कौन से पेपर जो है पब्लिश हो चुके हैं, कौन सी रिसर्च आ चुकी है। तो इसके बारे में देखूंगा कि सर्च करूंगा रेलेवेंट लिटरेचर जो भी रहा होगा इससे रिलेटेड। उसके बाद मैं इवेल्युएट करूंगा एंड सिलेक्ट करूंगा सोर्सेज की, कहाँ कहाँ से मुझे स्टडी करनी है, जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं वहां से स्टडी करूंगा मैं इन टॉपिक्स को लेकर के। आइडेंटिफाई करेंगे थीम्स, डिबेट्स एंड गैप, देन आउटलाइन करेंगे लिटरेचर रिव्यूज का स्ट्रक्चर, देन राइट योर लिटरेचर रिव्यू। इस तरीके से कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। मूक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मूक की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और ये ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। पार्टिसिपेशन अनलिमिटेड रहता है, यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं से। तो ये जो चीज़ है काफ़ी अच्छी है। जैसे स्वयं और स्वयं प्रभा है, वो भी मूक का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका रिसर्च टाइप्स, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। क्लास नंबर 4 है हमारी रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च को लेकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इस क्लास को देख सकते हो। ये क्लास फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो इस क्लास को देखने के बाद आपका जो ये वाला टॉपिक है कवर हो जाएगा। ना सिर्फ टाइप्स ऑफ रिसर्च, बल्कि मैंने
मेथड्स ऑफ रिसर्च पे क्लास ले रखी है, प्लस सैम्पलिंग के ऊपर भी क्लास ले रखी है। तो सैम्पलिंग हो गया, मेथड हो गया, टाइप्स हो गया, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इस सीरीज को फॉलो करते हुए इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है गाइस? क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी व्हिच एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये, दैट कमिट स्टेट parties to reduce greenhouse gas emission based on the scientific consensus that global warming is occurring and that human made CO2 emissions are driving it। गाइस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर गैसेस मेंशन है, टोटल 6 गैसेस मेंशन है इसके अंदर, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। 6 गैसेस से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, मे बी शायद इस बार भी पूछा जाए। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने की बात जो है इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कही गई है। इससे रिलेटेड जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल आपका बनाया गया था। नेक्स्ट आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में आपसे। इसके अलावा आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। MP3 एंड MP4 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। तो MP3 एंड MP4 ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दैट वाज लाइक कि MP3 क्या का यूज क्या है, MP4 का यूज क्या है। MP3 जो है, जैसे कि आप देख सकते हो, MP3 इज एन ऑडियो इनकोडिंग फॉर्मेट। आप सभी को पता है, सभी लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, MP3 सॉन्ग सुनते हैं हम लोग। MP4 इज ए डिजिटल मल्टीमीडिया कंटेनर दैट कैन स्टोर अ रेंज ऑफ डेटा। जैसे कि वीडियो भी आ सकती है MP4 में, वीडियो भी स्टोर कर सकते हो आप, ऑडियो भी MP4 में आ सकता है, इनफैक्ट टेक्स्ट भी आ सकता है MP4 में। बोथ MP3 and MP4 files use almost similar technology to compare media and data in the file and make it small in size without deteriorating its quality। मतलब क्वालिटी खराब किए बिना आप इसमें डेटा को मेंटेन करते हैं और ट्राई करते हैं कि जो डेटा है वो उस तरीके का ही जो है इसके अंदर रहे जिस तरीके से हमने इसको बनाया है। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। नंबर सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन, इसको सीख लो, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एग्जाम के लिए। इस क्लास को देख लो, अभी तक आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस क्लास को जरूर देखें। कैसे ये क्लास कहाँ मिलेगी आपको? यूट्यूब पे लिखना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। सो मेक श्योर आप इस क्लास को जरूर देखें अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। रैम एंड रोम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो रैम विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम है विच स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म आर बोथ प्रेजेंट इन कंप्यूटर। रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी स्टोर करती है डेटा को जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, और जो रोम होता है दैट इज नॉन वॉलेटाइल, दैट परमानेंटली स्टोर इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। तो ये जो दो मेमोरी हैं काफी इंपॉर्टेंट रही हैं एग्जाम के लिए सॉरी। तो इस पे बार बार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं रैम रोम के ऊपर, तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लीजिए। MICR पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहली चीज तो MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और MICR क्या होता है, कहाँ यूज होता है? MICR कोड इज अ पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम यूज्ड मोस्टली बाय द बैंक इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनलिटी एंड टू इनेबल द प्रोसेसिंग अप्रूवल ऑफ द चेक एंड अदर पेपर। तो जो चेक वगैरह होते हैं जहाँ पर पेमेंट जो है, पेमेंट का लेन देन होता है, वहां पर MICR जो नंबर होता है इसका यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज IFSC कोड का भी यूज किया जाता है। तो एक तो IFSC कोड हो गया और एक होता है स्विफ्ट कोड, SWIFT, स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड के ऊपर एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बन चुका है यूजीसी नेट में। और तो स्विफ्ट कोड की और IFSC की आप लोग फुल फॉर्म कमेंट करें अगर आपको पता है, जल्दी से कमेंट कर दो। वीडियो देखते 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 हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है इसके फुल फॉर्म। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉमैन पॉलिसी एंड रेड हेरिंग पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस। तो देखो, जो रेड हेरिंग पॉलिसी आपकी पॉलिसीज होती है वो स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट के जैसे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन प्रीमाइज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है उसका जो मेन प्रीमाइज है उससे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मतलब आपको जाना इस साइड था लेकिन आपको जाते जाते डिस्ट्रैक्ट कर दिया और फिर कहीं और पहुंचा दिया जाता है। ऑल्दो सिमिलर टू रेड हेरिंग, अ स्ट्रॉमैन मैन आर्ग्यूमेंट मिसकैरेक्टराइज द अपोजिंग ओपिनियन टू विन अ डिबेट। मतलब दूसरे के ओपिनियन को आप क्या कर दो, मिसकैरेक्टराइज कर दो, मतलब उसको गलत ठहराने की कोशिश करो और उसको अपने तरीके से, अपने नजरिए से उसको कहीं और ही पहुंचा दो। वाइल रेड हेरिंग डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, दे डू नॉट डिस्टॉर्ट रियलिटी। तो रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करते ये जो आपका रेड हेरिंग होता है, लेकिन ये जो आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको मिसकैरेक्टराइज जरूर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको डांटा कि अभी तक नहाया क्यों तूने, अभी तक तूने नहाया क्यों नहीं, दोपहर हो गई है अभी तक तूने नहाया नहीं। तो आप नहाने की बात को लेकर के
और दूसरी बातें करने लग जाओगे, जैसे कि भैया ने भी तो नहीं नहाया, दीदी ने भी तो नहीं नहाया, अरे मम्मी पापा ने भी तो नहीं नहाया, मैं भी नहा लूंगा। तो ये आप अपना आंसर ना दे करके उसी चीज को आप कहीं और पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो अब क्या है, मम्मी आपके ऊपर नहीं भड़केगी, पापा के ऊपर भड़कने लग जाएगी कि आप क्यों नहीं नहा रहे हो सुबह से, ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं वो हो जाती हैं। फिर उसमें देखो पॉलिसीज काफी एक अच्छा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पॉलिसीज पढ़ने में हमेशा मजा आता है। जनरली पॉलिसीज जो है पॉलिटिशियन यूज करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी में नेता लोग होते हैं, तो वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि उनको डिबेट जीतनी होती है, या फिर अपने चीजें छिपानी होती हैं, या कुछ बड़ा चढ़ा के बतानी होती हैं। तो ऐसे में पॉलिसीज का पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं। तो एनटीए यूजीसी नेट के लिए पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लास ली हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को लेकर के, क्लास नंबर 14 है, आप देख सकते हो यहाँ पर, इजी एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल है। तो अभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा तो देख लेना, अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो आपकी जो पॉलिसीज है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जल जीवन मिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ये। और मैंने करंट अफेयर्स की क्लास आपकी करवाई हुई है, 7-8 क्लास से मैंने करंट अफेयर्स की करवाई हुई है। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप करंट अफेयर्स की क्लासेस भी देख सकते हो अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। छोटी छोटी क्लास है, 10-15 मिनट की क्लास है, छोटी छोटी क्लास है, आपका 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, जितने भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है उनको ही हमने कवर किया हुआ है। तो जो गोल है जल जीवन मिशन का, टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड विद सर्विस लेवल एट द रेट ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा। 55 लीटर जो है पर कैपिटा के हिसाब से पानी मिलना चाहिए। द मिशन वॉज लॉन्च ऑन 15 अगस्त 2019, तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा कब तक इसको अचीव करने की बात कही गई थी, 2024 तक इसको अचीव करने की बात कही गई थी। सभी रूरल एरियाज में जो है पानी पहुंचाने की बात कही गई थी। और ये क्यों किया जा रहा है, जैसे देखो गंदा पानी पीने से ना लोग बीमार हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है ज्यादा लोग आते हैं इलाज कराने। तो अगर आप बीमारियां ही कम कर दो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खर्चे भी कम हो जाएंगे, दवाइयां कम जाएंगी, डॉक्टर भी कम रखने पड़ेंगे। तो ये जो चीजें इस तरीके से हम टारगेट करके चल रहे हैं, ताकि जो है हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है वो स्वस्थ रहे और खर्चा भी कम आए। डबल डबल एडवांटेज क्वेश्चन था लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो गाइस देखो, मैंने रिसर्च के सॉफ्टवेयर और टीचिंग सॉफ्टवेयर दोनों ही मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट बताई हुई है। तो ये लिस्ट आप जरूर देख लो, कुछ 25-30 सॉफ्टवेयर की लिस्ट बताई हुई है, इस सॉफ्टवेयर को याद कर लोगे तो एग्जाम के लिए आपका टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इस क्लास को आपको कैसे देखना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, जो हमारे चैनल का नेम है ना, आपको हमारे चैनल का नेम लिखना है यूट्यूब पर और आगे लिख देना टीचिंग सॉफ्टवेयर। ये लिख करके सर्च करोगे, लिख देना रिसर्च सॉफ्टवेयर, कुछ भी लिख के सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। तो आप इस क्लास को जरूर देखें, अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो इससे आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट टॉपिक है इंट्यूटिव रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। सो इंट्यूटिव में क्या होता है, इसका मतलब हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और नो समथिंग विदाउट एनी डायरेक्ट एविडेंस और रीजनिंग प्रोसेस। मतलब किसी चीज को आप समझना चाहते हो विदाउट डायरेक्ट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास समझने के लिए, और ना ही किसी रीजनिंग प्रोसेस का आप यूज कर रहे हो, बस उस चीज को डायरेक्टली जैसा वो दिख रहा है उसको वैसे समझना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें इंट्यूटिव रीजनिंग की, तो इसमें क्या होता है, जैसी चीजें हमें दिखती हैं हम उसको वैसे ही समझ लेते हैं। जैसे ठंडे ग्लास का पानी दिख गया आपको, तो आपने क्या सोचा कि इसमें पक्का ठंडा पानी होगा, लेकिन हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो प्लास्टिक का बना हो, उस तरीके का दिख रहा हो, लेकिन वो एक्चुअल में ठंडा पानी ना हो। तो कई बार क्या होता है कि जो चीजें दिखती हैं जिस तरीके से वैसी होती नहीं है। तो यहाँ पर हम विदाउट रीजनिंग का या विदाउट डायरेक्ट एविडेंस का यूज करते हुए कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो इसको हम इस तरीके से जो चीजें यहाँ पे होती हैं, ये था आपका इंट्यूटिव रीजनिंग। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे कोविड हो गया ना, कोरोना पे हमने एक्सपेरिमेंट किए कि भाई एक वेरिएबल है एक दूसरा वेरिएबल है, हम देख रहे हैं कि इसका क्या असर पड़ रहा है, इस तरीके से। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज स्टडी कनेक्टेड विद साइंटिफिक अप्रोच। यहाँ पर क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट का हम देखते हैं फर्स्ट एज कांस्टेंट एंड दूसरा उसको हम थोड़ा सा वेरिएबल रखते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके से चीजें हो रही हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको लेकर के समझाया था जब मैंने क्रैश कोर्स करवाया था कि कोरोना के ऊपर कोई दवा असर कर रही है, जैसे पैरासीटामोल है, तो क्या वो असर कर रही है, तो अगर कर रही है तो फिर ऐसे में किस लेवल की कर रही है, अगर ज्यादा नहीं करी तो फिर हम डोज बदल के देंगे, ज्यादा डोज देंगे, कम डोज करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि क्या इससे फीवर कम हो रहा है, फीवर बढ़ रहा है, इस तरह की चीजें रहती हैं, तो इसमें एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं। नल हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो 2 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसमें एरर भी होते हैं, अल्फा बीटा एरर भी होते हैं। तो
ये दो ही तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक आपका नल हाइपोथेसिस, एक आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने कर दिया उसको रिजेक्ट, तो इसको टाइप 1 एरर कहते हैं, इसको हम अल्फा एरर भी कहते हैं। और अगर आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने इसको कर लिया एक्सेप्ट, तो फिर ये आपका टाइप 2 एरर बन जाता है और इसको हम बीटा एरर कहते हैं। तो ये इस तरीके से एरर रहते हैं गाइस, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया था। ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, रिसर्च के अंदर इसको यूज किया जाता है। पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, तो गाइस ऐसे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो, ये आपकी फ्री में क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पर, और ये जो क्लासेस के लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। कुछ ऐसी 25-26 क्लासें हैं, छोटी छोटी क्लासें हैं, 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की, ताकि आपके जो पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको आप कवर कर सकें इसके थ्रू। और अगर आप गाइस जून 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर जून 2024। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवाएंगे, कंप्लीटली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होगी आपकी, और वैसे भी कुछ माइनर चेंज होने वाले हैं नए सिलेबस में। ऐसा नहीं कि कंप्लीट सिलेबस ही चेंज हो जाएगा, कुछ 2-4 टॉपिक ऐड किए जाएंगे, तो वो टॉपिक भी हम इसमें अपडेट कर देंगे। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न तैयारी होगी आपकी यहाँ पर। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप अभी कर दो तो आपको फ्री दिए जा रहे हैं, अदरवाइज बाद में परचेज करने पड़ सकते हैं आपको। पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। कोर्सेज को कैसे ज्वाइन करना है, सिंपली आपको वेबसाइट पे विजिट करना है ugcnetmentor.com, और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपके ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड यूजर के लिए थोड़ा सा ऐप अभी 2-4 दिन का टाइम लगेगा, अंडर मेंटेनेंस है, तो ऐप जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, तब तक आप वेबसाइट पे विजिट करके इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इसी वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।